हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 12वीं के भौतिक विज्ञान का पेपर। कोड है 346 बीटी 2023 का दूसरा सेट। अगर आप सब 2025 या उसके आगे के वर्षों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेट या इस तरीके के क्वेश्चन पेपर आपकी काफ़ी मदद करते हैं। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे सेटों को सॉल्व किया है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चाएं की हैं। अगर हमारे साथ आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारी बातें पता है, और अगर आप नए नए जुड़ रहे हैं तो आप उनको पीछे जा कर के उन वीडियो को चेक कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये चैनल आपकी गणित, भौतिक और रसायन तीनों विषयों के लिए आपकी परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ये चैनल आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो ये जो सेट है, इस सेट का ये वीडियो पहला पार्ट है, और पहले पार्ट में हम सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 3 तक के सभी खंड को हल करेंगे। उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगी आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, या आपका कोई सुझाव है या आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पहला सवाल है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सही है, आइए इसका पता लगाते हैं। सवाल पहला है, वन बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका निकालना है मात्रक। तो इसका मात्रक निकालने के लिए या तो आपको इन दोनों की वैल्यू पता हो मात्रक सहित तो आप काम कर सकते हैं, या फिर केवल मात्रक पता हो तो भी आप ये काम कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को मिला करके ये किस सूत्र की तरफ संकेत करते हैं ये पता है तब भी आप इसका मात्रक लिख सकते हैं। तो हम इसमें से आपको एक सुझाव देते हैं कि अगर आपको इसका मात्रक निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लोग किस चीज की तरफ संकेत करते हैं। तो ये लोग बता रहे हैं कि जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है ये बराबर होता है c², जहां पे c प्रकाश की चाल है। इसमें से 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट ये पूरी वैल्यू होती है c² के बराबर। तो अगर हम इसका मात्रक लिखेंगे 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, अगर बात इसके मात्रक की आए तो मात्रक बनेगा c² का मात्रक, और c वेग है और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो मात्रक बन जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक बनेगा। विकल्प में खोजिए तो पहला विकल्प ही यही है, मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। अगला यहाँ पे सवाल दिया गया है, समीकरण E बराबर PC, जहां E PC तीनों की वैल्यू दिया, E ऊर्जा है, P संवेग है और C प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं। तो ये सूत्र कहाँ लागू होता है? इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन के लिए ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए उसकी स्पीड c से कम होगी। ये जो लिखा हुआ है ये फोटॉन के लिए है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। तो ये जो इसका दूसरा विकल्प है फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, यही इसका जवाब होगा। ये जो ऊर्जा लिखी गई है ये फोटॉन की ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं है। इसका तीसरा विकल्प देखिए, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो यहाँ पे चालकता और प्रतिरोध के बारे में कुछ बातें की गई हैं, तो ये बताना है कि क्या होता है। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। सवाल नंबर 1 का तीसरा खंड है। तो अगर धातु हो तो धातु का जब हम ताप बढ़ाते हैं, T से हम टेम्परेचर समझ लेते हैं कि जब हम धातुओं का ताप बढ़ाते हैं
तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी ऊष्मा के कारण से प्रतिरोध धातुओं का बढ़ जाता है। ऐसा होने से विद्युत धारा घट जाती है, क्योंकि धारा का सूत्र होता I माने V/R। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज। उसके बाद है अर्धचालक। अर्धचालक की कहानी यह है कि जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस डाउन हो जाती है, और रेजिस्टेंस डाउन होते ही करंट बढ़ने लगता है। यानी ताप बढ़ाने पर धातु की चालकता घट जाती है, लेकिन अर्धचालक की चालकता यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी ये बढ़ जाती है। तो अर्धचालक में बढ़ जाता है और धातु में घट जाता है। विकल्प में देखिए, चौथा विकल्प, धातु की चालकता घट जाती है और अर्धचालक की बढ़ जाती है। पीछे यहाँ पे कारण लिखा, आप कारण को भी साथ में नोट कर सकते हो। अगला सवाल, पहले का चौथा खंड। दिए गए चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ये जो नेट यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ पे जो लगा है ये है एक पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स और फॉरवर्ड बाइस में होता है। इस पे हमने पूरा एक वीडियो भी बना रखा है, पीएन जंक्शन डायोड करके वीडियो है। उसमें इसका रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस कैसे बनाया जाता है और इसका जो रेक्टिफायर का काम है उसको भी हमने बताया हुआ है। तो अगर ये पी टाइप का प्लेट जो होता है ये लो वोल्ट से कनेक्ट है, चाहे वो नेगेटिव हो या नेगेटिव में लो वैल्यू हो, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो अगर इसका पी टाइप का सिरा लो वोल्ट से कनेक्ट है यानी कम या निम्न विभव से कनेक्ट है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बाइस। और अगर पी को पॉजिटिव या हाई वोल्ट से कनेक्ट किया गया तो फॉरवर्ड बाइस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और एन को पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस में विद्युत धारा इसके थ्रू नहीं जाती, यानी ये रेजिस्टेंस होने के बावजूद किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध केवल 10 ओम ही रहेगा, जो नीचे लिखा है यही काम करेगा। विद्युत धारा इस रास्ते से जाएगी और ऐसे ऐसे निकल के चलाएगा, ये ऊपर वाला किसी काम का नहीं है। तो 10 ओम इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है एक ट्रांजिस्टर में। तो अब चूंकि ये टॉपिक से कट गया है 25 और आगामी वर्षों के लिए, तो हम इसे छोड़ देते हैं। छठवां विकल्प है अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे क्या फायदा होगा? फायदा यह है, जो इसका चौथा विकल्प है, कि यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है, यानी जो हमें करंट वैल्यू मेजर करनी है ये वही दिखाता है। अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये रिजल्ट कुछ और दिखाएगा और एक्चुअल वैल्यू कुछ और रहेगी। तो ये इसका चौथा विकल्प सही है। अगला सवाल है यहाँ पे, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग बताओ। तो न्यूनतम कोणीय संवेग होता है h/2π। क्यों होता है? क्योंकि मुख्य सूत्र तो है nh/2π, लेकिन जब बात न्यूनतम की होगी तो n का मान 1 लिखा जाएगा। तो इसका सीधा सीधा जवाब आपको लिखना है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग h/2π है। दूसरे का तीसरा खंड है, दूसरा खंड, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित करो। तो प्रकाशिक केंद्र जो होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या चाहे अवतल लेंस हो, या समतल उत्तल हो, समतल अवतल, फर्क नहीं पड़ता है। प्रकाशिक केंद्र होता है, वह बिंदु है प्रकाशिक केंद्र कि अगर कोई भी आपतित प्रकाश की किरण इस प्रकार से आए कि वो प्रकाशिक केंद्र से गुजरे लेंस के भीतर, तो लेंस से निर्गत जो धारा है, जिसे हम अपवर्तित किरण या निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। यही प्रकाशिक केंद्र की खासियत है। अगर डायरेक्ट प्रकाशिक केंद्र पे आ रही हैं तो बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी, जिसे हम कहते हैं विचलन नहीं हो रहा है, यानी यहाँ भी ये लाइनें आपस में पैरेलल है। तो इसकी परिभाषा हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के लिए एक ऐसा बिंदु है जिससे
जिस पर आपतित प्रकाश की किरण और निर्गत प्रकाश की किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। यही इसका जवाब है। अगला सवाल है 6C12 की अपेक्षा 8C14 में कितने न्यूट्रॉन एवं कितने प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की अधिकता होती है। ये सवाल है, इसका जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड। 6C12 और एक है 8C14। तो इसमें ये जो नीचे लिखा यही प्रोटॉन है। तो इसमें जो प्रोटॉन है या प्रोटॉनों की संख्या ये 6 है और न्यूट्रॉन कितना है, 12 में से 6 घटाना पड़ेगा यानी 6। और यहाँ पे प्रोटॉन है 8 और न्यूट्रॉन होंगे 14 में से 8 घटाना पड़ेगा तो आएंगे 6। अब सवाल में यहाँ जो लिखा है, सवाल में कहा है कि 6C12 की अपेक्षा 8C12 में कितने प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की अधिकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8C14, इसमें 2 प्रोटॉन की अधिकता है। तो जवाब ऐसे लिखेंगे 6C12 की अपेक्षा 8C14 में 2 प्रोटॉन की अधिकता है और न्यूट्रॉनों की संख्या समान। अंदर क्वेश्चन में लिख सकते हो 6 है, यह इसका जवाब होगा। और चाहे तो ऐसे लिख सकते हो कि इसमें 6 प्रोटॉन है और इसमें 8 प्रोटॉन, इसमें 6 न्यूट्रॉन है और इसमें भी 6 न्यूट्रॉन। अगला सवाल देखिए, दूसरे का चौथा खंड। विकल्प है 1 AMU द्रव्यमान क्षति में कितनी ऊर्जा निकलती है। तो जवाब है 931 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप 931.5 भी लिख सकते हो। अगला सवाल है पांचवा खंड। विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप और A की वैल्यू है 10i कैप। इसका विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स का सिंपल सूत्र होता है, इसको हम लोग फाई से लिखते हैं। सूत्र होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो E की वैल्यू दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप और एरिया वेक्टर दिया है इसमें 10j कैप, i कैप। तो डॉट गुणा केवल समान यहाँ पे दिशाओं में होता है। तो i के साथ i का गुणा, j है ही नहीं तो उसका गुणा ही नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 30। और मात्रक क्या लिखेंगे, इसका मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर और इसका मीटर, इसका कट जाएगा तो आएगा वोल्ट मीटर या गाउस। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे नार गेट है तो उसका तर्क प्रतीक जो भी है, तो ये गेट वाला ये जो कंप्यूटर सेक्शन है ये कट गया है, स्टार भी बनाया इन्होंने। अगला सवाल है तीसरे का पहला खंड कि हीलियम प्लस जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 2 की प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना करो। तीसरे का पहला लिखेंगे हीलियम प्लस की प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा। सूत्र होगा -Z² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n²। अब प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए यहाँ पे n का मान होगा 2, ये ध्यान रखना। प्रथम उत्तेजन कहाँ होगा हीलियम के लिए, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा, यही इसका प्रथम उत्तेजन है। आयनन की बात तो हो नहीं रही यहाँ पे, तो n का मान इसमें लिखा जाएगा 2 और Z क्या लिखा जाएगा
सवाल में जेड का मान पहले से 2 रखा, तो जेड की जगह 2, तो 2 का वर्ग 4, इधर 2 का वर्ग 4, जेड भी 2 और एन भी 2, तो ये दोनों कट जाएंगे, बराबर में आएगा ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही इसका जवाब हो जाएगा। तीसरे का दूसरा खंड है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दो, अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखो। तो इसकी परिभाषा हम आपको बताते हैं कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जिस औसत वेग से गति करते हैं उस औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। ये इसका जवाब हुआ। अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखो, तो इसका सूत्र है या संबंध हम लिख देते हैं। तीसरे का खा है, अपवाह वेग Vd, उसको D से लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और धारा घनत्व करंट डेंसिटी, इसको J से लिखते हैं, में संबंध। J का सूत्र होता है NeVT, जहां N है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश और Vd जो है अपवाह वेग है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र, ये तीसरे का तीसरा विकल्प है। तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। मान लेते हैं एक तरफ माइनस चार्ज और एक तरफ प्लस चार्ज, वैल्यू सेम है, किसी भी एक तरफ निकाल सकते हो। मान लो हम इस तरफ निकाल रहे हैं, पॉइंट है ए, बी जहाँ निकाल रहे हैं वो सी है। सेंटर को हम ओ मान लेते हैं और सेंटर से इसकी डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं। डाइपोल की लेंथ है 2l, तो मिड पॉइंट से यल और यल दो तरफ शिफ्ट हो गए। अगर ये आर है तो यहाँ से बीच की दूरी होगी आर माइनस यल, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इतना, और जो ये वाली दूरी है ये आर में यल जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आर है और यल इधर जुड़ जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु सी पर परिणामी विभव Vc दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, B के कारण और A के कारण। तो B के कारण जो बनेगा 1/4πε0, B पे चार्ज पॉजिटिव है और Q की C से दूरी कितनी है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्लस Q की जो C से दूरी, ये देखो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, हालांकि जो ये वाली लेंथ है वो इधर है R माइनस यल, तो ये रहेगा R माइनस यल और प्लस में 1/4πε0, ए पे चार्ज माइनस है और दूरी है R प्लस यल। तो यहाँ पे आप B के कारण और A के कारण निकाल सकते हो। देखो B की वजह से चार्ज की दूरी है R माइनस यल और चार्ज की वैल्यू Q है, और A की वजह से चार्ज की दूरी R प्लस यल है और चार्ज की वैल्यू माइनस है। तो विभव में हमें चिन्ह सहित लिखना होता है, डायरेक्शन से कोई अर्थ नहीं होता है यहाँ पे। तो चिन्ह से ही सारी वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व करोगे, हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है, करोगे तो आपको आएगा V बराबर 1/4πε0 P/r² माइनस l², ये इसका जवाब हो जाएगा। इसमें एक और कंडीशन ये होता है, स्पेशल कंडीशन ये है कि यदि मान लो R जो है काफ़ी बड़ा है यल से, जो कि जो द्विध्रुव होती है उसके बीच में, चार्जों के बीच में जो डिस्टेंस होता है काफ़ी कम होता है। तो अगर हम ऐसा ये मान लें कि काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि R² की तुलना में, R² में L² को हम नगण्य मानेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर ये वैल्यू वैसे छोटी है तो इसका स्क्वायर काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो हम L² को छोड़ देते हैं। तो वैल्यू बनती है यहाँ पे 1/4πε0 और P/r², ये इसका जवाब होगा। सिंपल है, इसका जो वोल्टेज बनेगा 1/4πε0 P/r²। यहाँ पे आप चाहे तो लैंग्वेज स्वरूप लिख सकते हो कि माना एक द्विध्रुव जिसके
जिस पर आवेश -q प्लस q है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। मध्य बिंदु से उसकी अच्छी स्थिति में बिंदु C है, जिस पे हमें विभव निकालनी है। बिंदु C की मध्य बिंदु से दूरी r है, तो प्लस q से दूरी r -l होगी, -q आवेश से दूरी r प्लस l होगी। इसलिए बिंदु C पर परिणामी विभव बराबर B पर उपस्थित आवेश के कारण विभव प्लस A पर उपस्थित आवेश के कारण विभव। इस तरीके से आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो। तो ये पूरा बता लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इसमें एक और सवाल था कि द्रव्य तरंगे क्या हैं और दे ब्रागली समीकरण लिखो, लैम्डा बराबर h/p यही लिखना है। और यहाँ पे आपको बताना है कि द्रव्य तरंगे क्या हैं। तो इसके बारे में हमने बहुत सारी डिटेल में चर्चाएं पहले भी की हैं और उम्मीद है कि आप वो वीडियो देखे होंगे, और नहीं आपने देखा तो वो सारा वीडियो आप देखें और अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करें। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके बचे हुए सवालों को भी लगाने की कोशिश करेंगे, और जब तक परीक्षा हो रही है आपकी तब तक हम ये क्रम बनाए रखेंगे। इस तरीके से हम अंशाल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ साझा करते रहेंगे विषयों के। तो उम्मीद है आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। और अगर आपके लिए ये चैनल फ़ायदेमंद है और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए काम कर रहा है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।